गुड मॉर्निंग बेटा। ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं आज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का। शुरू से फिर से दोबारा से कंप्लीट हम इसको करते हैं। मैंने क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मर क्या डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर के नाम में इसका सब कुछ छुपा हुआ है। मैंने बताया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या था ना, ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं करता चीज को, ये ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब किसी एक जो वोल्टेज या करंट जो इनपुट में है उसको चेंज करके आउटपुट में या तो उसको बढ़ा दे या फिर घटा दे। ठीक है ना, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा ये ओनली क्या करता है, उसके एक जो बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है कि वो करंट या फिर वोल्टेज उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो इट इज ए डिवाइस which is used to change the alternating voltage or alternating current। ठीक है, क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर करंट को कम करता है बेटा वो। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है कि डिवाइस है जो चेंज करती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या फिर अल्टरनेटिंग करंट को। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मर जो ओनली वर्क करता है वो एसी पे वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मर कभी डीसी पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, डीसी जो डिवाइस होते हैं जो डीसी में ऑपरेट होते हैं उनमें कभी भी ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल होता है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको समझाई थी बात, थोड़ा सा फिर से बताता हूं आपको कि क्या था कि भाई हमारे पास मान लो दो कॉइल हैं, है ना। एक कॉइल ये है जिसके अंदर ये बैटरी थी और एक रियोस्टेट लगा दे, इसको प्राइमरी कॉइल बोल दे। इसी के पास अगर एक और कॉइल जोड़ दे, लगा रखते हैं हम यहाँ पे, जिसमें गैलोरीमीटर जोड़ देते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट बोल सकते हैं। अगर ये प्राइमरी कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर अगर इस रियोस्टेट को, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो उस प्राइमरी सर्किट में करंट चेंज हुआ। उस प्राइमरी सर्किट के करंट के चेंज होने से सेकेंडरी करंट के, सेकेंडरी सर्किट में भी करंट आया। इस गैलोरीमीटर ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। तो इसके अंदर जो फिनोमिना हुआ, करंट चेंज हुआ, उस चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। पूरा जाने तो क्या हुआ था, करंट चेंज हुआ, करंट के कारण इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो म्यूचुअल होता है जब कि करंट इन प्राइमरी सर्किट इज चेंज, then flux in secondary circuit is changed and induced EMF and induced current is produced in the secondary circuit। तो जो दो कॉइल्स का साझेदारी से एक दूसरे के फिनोमिना से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो क्या ये डीसी में होता है? नहीं, डीसी के अंदर करंट चेंज होता ही नहीं है। जब इसका करंट चेंज नहीं होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। तो कभी भी ट्रांसफॉर्मर को डीसी में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, डीसी के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ओनली इन एसी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक बात और यहां पे लिखा है, वोल्टेज को इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डिक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट, बट नॉट द चेंज पावर। पावर चेंज नहीं करता है कभी भी, पावर रिमेन्स कांस्टेंट, पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पावर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब पावर मीन्स एनर्जी भी होगी ना। पावर पर टाइम क्या होती है, एनर्जी मीन्स, अरे एनर्जी क्या होती है, पावर कैसे निकालते हो आप, ये कहते हो ना पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जो एनर्जी बनेगी क्या बनेगी, पावर इनटू टाइम। तो पर सेकंड या एक सेकंड में उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर की इक्वल होती है। तो इसका मतलब पावर अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। और क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है। कहां होता है? आप सबको पूछ ले, बताओ कि क्या ट्रांसफॉर्मर ना एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है कि ओबे करता है? तो क्या तो आपसे ट्रांसफॉर्मर हो चाहे कोई भी हो,
कोई भी ऐसा डिवाइस है ही नहीं जो एनर्जी कंजर्वेशन को वायोलेट करे, मतलब उसका उल्लंघन करे, नहीं करेगा, वो ओबे करता है हमेशा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ओबे करने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट कब होगी, जब पावर रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछे कोई कि क्या कोई ट्रांसफॉर्मर एनर्जी कंजर्वेशन को वायोलेट करता है, तो कहोगे नहीं। तो नहीं तो आप कैसे समझाएंगे कि वो एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है? तो आप ये कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाता है, उतनी अमाउंट में करंट को कम करता है और पावर कांस्टेंट रहती है। इस तरह से कैसे? अगर मैं कहूं पावर क्या है, तो पावर होती है बेटा वोल्टेज इंटू करंट। ध्यान से समझना, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। और ट्रांसफॉर्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो बढ़ के मान लो 2V हो गया, तो उतनी ही अमाउंट में करंट हो जाता है कम, मतलब आधा हो जाएगा। कट गया, क्या बचा, V इंटू आई। पहले भी V इंटू आई था, जो P डैश हुआ वो भी क्या हुआ, V इंटू आई। क्या P और P डैश इक्वल नहीं है ना? इनपुट पावर आउटपुट पावर हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी, फिर बताता हूं। क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो उतनी अमाउंट में करंट को कम करता है। इसका मतलब यहाँ पे एक और बात क्लियर निकल के आई ना कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ा नहीं, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ वोल्टेज देयर इज डिक्रीजिंग करंट। मतलब ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ क्या था, वोल्टेज के बढ़ने से जो करंट बढ़े। तो ये ओम्स लॉ का उल्टा है, मतलब ये ओम्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करेगा। और ये बात तो पहले भी आ चुकी कि ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ नहीं होता ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहां पे वो ओम्स लॉ का उल्लंघन करता है, बिल्कुल करता है। तो यहां देखो पूछे कि तो स्टार्ट भी नहीं है उससे पहले आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन चुके हैं, क्या बन गए देख लो। इट ओबे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करेगा, बिल्कुल करेगा। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्टर है, देख लो अच्छे समझ लें, ठीक है भाई। चलो उसके बाद आता है इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप होती है। फर्स्ट टाइप होती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप नाम में ही राज छुपा है। स्टेप अप, स्टेप बढ़ना। स्टेप बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे हो तो नंबर 1 यानी 0 होगी। पहले सीढ़ी पे चढ़े नंबर 1, ऊपर गए नंबर 2, नंबर 3, आप लगातार बढ़ते जा रहे हो, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चीज है जो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। इट इज ए डिवाइस which is used to increase the alternating voltage. It is used to increase the alternating voltage. Alternating voltage or decrease the current. Or decrease the current. एक चीज याद रखनी बस, बढ़े कौन था, वोल्टेज कि वोल्टेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो स्टेप अप का मतलब बढ़ना, तो वोल्टेज बढ़ेगी। उल्टा क्या हो गया, करंट घट गई, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है उसके डिजाइन से। ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन ऐसे होता है कि वोल्टेज बढ़ना और घटना उससे डिपेंड करता है उसके डिजाइन में, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे। कि कोइल्स होती है, कोइल्स, कॉपर कोइल्स, उन कॉपर कॉइल के टर्न्स, किसी में टर्न्स को ज्यादा कर दें, किसी में टर्न्स को कम कर दें। पढ़ा होगा टॉपिक आपने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होती है। फैराडे सेकंड लॉ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी एक टर्न के लिए, और एन टर्न के लिए इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होती है। तो टर्न्स पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स
number of turns in primary coil less than secondary coil, यानी कि दैट इज आप ये कह सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। प्राइमरी में टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, तो क्या हुआ होगा फिर इससे होगा कि वोल्टेज प्राइमरी में कम हुई और वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होगी। टर्न के प्रोपोर्शनल होती है ईएमएफ वोल्टेज, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म वो है जिसमें प्राइमरी में टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा होगा। जिससे प्राइमरी में वोल्टेज कम थी उसने सेकेंडरी में बढ़ा दी उस वोल्टेज को। दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब बनाते हैं इसका डायग्राम, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम देखेंगे, ठीक है। देखो भाई स्टेप अप कैसा होता है, मैंने बताया स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस जो होगा वो ओनली डिफरेंस होगा उसके डिजाइन का, उसके नंबर ऑफ टर्न्स का। तो कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन देखिए इसका। दोनों अलग अलग बनाइए। तो ये एक आयरन सीट है, आयरन सीट, सॉफ्ट आयरन सीट बोल सकते हैं, बिल्कुल थिन सीट है। इस सीट के ऊपर एक और सीट रखते हैं, थिन सीट। इसके ऊपर एक और सीट रखते हैं। आयरन सीट एक सीट के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्यों रखी है? आपने पढ़ा होगा टॉपिक, एडी करंट का टॉपिक है। उस एडी करंट के टॉपिक में क्या था कि एडी करंट क्या होता है, जो मोशन का अपोज करेगा, एनर्जी का लॉस करता है। तो उस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, किसमें प्रोड्यूस होता है एडी करंट? एडी करंट प्रोड्यूस होता है बल्क पीसेस में, बड़े पीसेस में प्रोड्यूस होता है। आयरन पीस हुआ, एक पूरा का पूरा पीस लेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होता है। तो पूरा पीस ना लेने की बजाय एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, ऐसे छोटी 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 सीटें यूज करें और सभी सीटों को आपस में कर दे इंसुलेट, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए। और रेजिस्टेंस तो हमेशा करंट का अपोज करेगा। तो एडी करंट को कम करने के लिए सीट, थिन सीट यूज करते हैं और सभी सीटों को एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं। यहाँ पे वर्निश ऑयल डाल के इसको आपस में इंसुलेट कर देते हैं। तो ये सभी क्या है? आयरन सीट्स हैं, आयरन कोर है ये बेटा। और इस आयरन कोर के लेफ्ट फेस और राइट फेस, इन दोनों पे हम कर देते हैं कॉइल्स को वाउंड, कॉपर कॉइल से वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो देखो भाई, प्राइमरी में कम रखनी है, सेकेंडरी में ज्यादा रखनी है, ठीक है। ये हो जाएगी प्राइमरी सर्किट। दिस इज ईपी कह सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। और इसके अंदर होगा करंट, दिस इज करंट अक्रॉस प्राइमरी। और इसके अंदर जो टर्न्स है वो है टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी, दिस इज एनपी। और इसके राइट फेस में हम करेंगे टर्न्स ज्यादा। तो यहां पे एक लगाते हैं हम लोड रेजिस्टेंस RL, और इसके अक्रॉस मिलती है हमें आउटपुट। आउटपुट भी कौन सी? AC, ना कि DC। और ये कौन सी है? इनपुट AC। इसमें जो टर्न्स है वो क्या है? NS। यहां जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी? ES। यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा? IS, ठीक है। और ये जो कॉइल्स हैं, ये जो कॉइल है, ये कॉइल किसकी है?
कॉपर कॉइल्स हैं ये, कॉपर कॉइल्स हैं। तो प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है। इनको ऐसे बाउंड कर रखा है, ये फिर बाहर निकल रखा है, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे है, ठीक है, और उस बाहर निकाल रखा है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड, ये कॉइल्स का टर्न्स है एक्स जेड, इसका कौन सा होगा? एक्स जेड, ठीक है। इन कॉइल्स को हमने बाउंड कर रखा है, इन दो टाइप में हमारे पास। अब बात आप ये कहोगे सर ये आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस क्या है ये? देखो बेटा, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मर का जो यूज होता है, जैसे आपको बताओ स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है, अगर आएगा वोल्टेज को घटाने के भी काम आएगा, डिक्रीज करने के काम आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज तो आप घर में कर रहे हो, स्टेबलाइजर आपके घर में होगा, रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, स्टेबलाइजर वो रेगुलेट का काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, किसी डिवाइस को एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वो प्रोवाइड करता है। तो मान लो अपने घर में एसी है, एसी में स्टेबलाइजर जोड़ रखा है हमने, तो एसी को कम से कम वोल्टेज चाहिए भाई चलने के लिए, 200 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब हमारे घर में लाइट आई है ओनली 150 या इससे भी कम लाइट आ रही है, तो ये इनपुट है, वो जो आपके घर में सप्लाई आई है वो 150 वोल्ट आई है इनपुट, स्टेबलाइजर को आपने दे दी, वो वायर है ना वायर, वो अपने सप्लाई दे दी स्टेबलाइजर को, फिर ये सारा स्टेबलाइजर है, ये सारा ये यहां तक स्टेबलाइजर है, यहां तक स्टेबलाइजर है। फिर क्या हुआ, उस स्टेबलाइजर ने वोल्टेज को बढ़ाया, कम थी तो बढ़ाएगा वो, उसने बढ़ा के 200 वोल्ट तक कर दिया। इस टर्न के कारण, ज्यादा होने के कारण यहां जो करंट और जो वोल्टेज आएगा वो 200 आया, 200 वोल्टेज आएगा ES। तो ये RL क्या है? ये RL हमारा AC है। AC मतलब AC चलने वाला AC, अल्टरनेटिंग करंट नहीं, जो घर ठंडा करता है कमरा वाला AC, वो AC की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो फ्रीज, टीवी, कंप्यूटर जो भी आपका है वो ये है, जिसको आपको वोल्टेज चाहिए ना, बढ़ी हुई या घटी हुई वोल्टेज आपको चाहिए, वो ये है RL। और कोई रजिस्टर नहीं लगा रखा है कि वायर लगा दिया, नहीं वायर नहीं लगाया आपने, जो जहां जिसको चलाना है स्टेबलाइजर का यूज करके आपने वो डिवाइस यहां लगा दिया, और जिसको कितनी वोल्टेज मिलेगी? ES मिलेगी, वो या तो ES इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी, और भाई सही आ रही है 200 वोल्टेज चाहिए, 200 आ रही है तो क्यों बढ़ाएगा क्यों घटाएगा, सेम रखिएगा उसको, ठीक है। तो ये है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ द कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जस्ट उल्टा है बेटा इसका। इसने क्या किया था? which is used to increase the alternating voltage, ये क्या करेगा? decrease the alternating voltage, it is used to decrease alternating voltage और increase the current। जो करंट को बढ़ाए वोल्टेज को कम करे वो डिवाइस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। अब कहो तो बना नहीं तो हम अपना बना सकते हो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा। क्या फर्क होगा? इसमें टर्न्स को ज्यादा कर देना, इसमें टर्न्स को कम कर देना, डायग्राम ये का ये रहेगा, ऐसा कैसा। इसमें टर्न्स NP वोल्टेज EP, टर्न्स NS वोल्टेज ES, सब कुछ से ओनली डिफरेंस टर्न्स का। तो आप इसमें क्या कहोगे? नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में थे वो ज्यादा हो जाएंगे सेकेंडरी से, और वोल्टेज जो होगा प्राइमरी में वो ज्यादा होगा सेकेंडरी से। क्लियर? टर्न्स कम, वोल्टेज कम होगी अपने आप। तो सेकेंडरी में अगर वोल्टेज आपको कम चाहिए तो टर्न्स को आपको कम करना होगा, तो अपने आप वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ये हो गया कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को कम कर देगा। क्लियर? अब आते हैं इसके वर्किंग के ऊपर। कहां यूज करेंगे बाद में देखेंगे, कहां यूज करेंगे। मैंने बता दिया स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो स्टेप डाउन कम किया, स्टेप अप ने बढ़ाया, ये दोनों के दोनों आपके घर में स्टेबलाइजर में है या नहीं है? जो वोल्टेज को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। तो एक तो यूज हुआ स्टेबलाइजर में, दूसरे कहां यूज होंगे? चलो अभी बता देता हूं। दूसरे जो यूज होते हैं वो, अगर हम बात करते हैं स्टेप अप की, तो जो वोल्टेज को बढ़ाता है
वो ज्यादातर यूज होते हैं जहां लाइट बनती है। बनती में जैसे अपने यहाँ पे जाडली पावर प्लांट अपने आसपास है ना, बाखड़ा डैम है वो काफी दूर है, वहां से भी लाइट आती है अपने। तो जहां लाइट बनती है, जनरेटिंग स्टेशन जहां पे कह सकते हैं हम, एट द जनरेटिंग स्टेशन, उस जनरेटिंग स्टेशन पे लाइट अगर बनी मान लो 4000 वोल्ट से, तो सीधा 4000 वोल्ट से हमारे पास वो वायर में सप्लाई नहीं करेगा। आप देखते हो कि हाई वोल्टेज लाइन होती है, वो हाई वोल्टेज लाइन 1 लाख से 1,32,000 वोल्ट तक होती है हाई वोल्टेज लाइन। तो उस 1,32,000 वोल्टेज कहां से आई, फिर वो बनी तो 4000 वोल्ट, 1,32,000 कहां से बनेगी वो। तो वो क्या हुआ कि वहां पे लाइट बनी 4000 वोल्टेज, जनरेट हुई 4000 वोल्टेज। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वहां पे रखे हुए बड़े बड़े, उनने बढ़ा के वोल्टेज को बढ़ा दिया 1,32,000 तक। फिर वहां से लाइन, वायर लाइन के थ्रू हमारे पास आई अपने सब स्टेशन पे, अपने शहर में, अपने आसपास गांव के आसपास जो सब स्टेशन है उस सब स्टेशन में आई। उस सब स्टेशन में रखे हुए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसने वोल्टेज को किया 11,000 में कन्वर्ट, 11,000 वोल्ट। फिर वहां से वोल्टेज आई अपने टाउन में, अपने घरों के पास, वो लाइट आई 220। उस टाउन में लाइट आने के बाद 11,000 आई, उस टाउन में आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है वो 11,000 से कर देगा 220 में कन्वर्ट, और वो 220 खाएगा अपने घर में। तो 4000 से 1,32,000 करी स्टेप अप जनरेटिंग स्टेशन है। फिर 1,32,000 से आई सप्लाई, सब स्टेशन पे आई। स्टेप वहां पे क्या रखे हुए, स्टेप डाउन, 1,32,000 से बनी 11,000। 11,000 से सप्लाई हुई अपने शहर में, अपने गांव में, या अपने कुएं पे, अपने टाउन में, कहीं भी 11,000 पहुंचा दी। फिर वहां रखा हुआ स्टेप डाउन एक और, जो 11,000 से कन्वर्ट कर देगा 220, फिर वो अपने घर में आती है। अब वो 220 लिखा हुआ है, हो सकता है 200 आए, हो सकता है 240 आए, वो वेरी करती रहती थोड़ी बहुत। तो ये होता है यूजेस स्टेप अप का और स्टेप डाउन का। अब करते हैं इसकी वर्किंग, वर्किंग एंड थ्योरी। क्या है वर्किंग एंड थ्योरी, वो देखिए। वर्किंग एंड थ्योरी, सबसे पहले हम जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, वो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा। आइडियल मतलब जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, क्लियर। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देयर आर 3 assumptions, 3 assumptions लेके चलते हैं, आर टेकन। क्या क्या, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस कम से कम हो, सेकेंडरी रेजिस्टेंस आर स्मॉल, ताकि हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल कम से कम हो, एनर्जी का लॉस कम से कम हो, ठीक है। दूसरा प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी कम से कम हो, क्योंकि करंट के काम देखो, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H = I² RT। करंट ज्यादा हुआ तो भी हीटिंग इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो भी हीटिंग इफेक्ट होगा। तो रेजिस्टेंस भी कम होना, रेजिस्टेंस हो गया करंट। प्राइमरी और साथ साथ दो सेकेंडरी आर स्मॉल। और बाई नंबर 3, जो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है प्राइमरी में, जितना प्राइमरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी as well as secondary to same amount or same amount। दोनों में फ्लक्स बराबर चेंज होना चाहिए, बराबर प्रोड्यूस होना चाहिए। क्यों, और प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा, इसको तो हमने कर रखा है बाउंड इधर सर्किट में, इसको कर रखा है यहाँ पे। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो इन दोनों के बीच में है गैप। जितना यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा, बीच में एयर है, फ्लक्स का लीकेज होगा ही होगा।
लेकिन अगर भाई आइडियली की बात करते हैं तो उसने कहा है भाई जितना फ्लक्स यहां चेंज होगा उतना फ्लक्स यहां चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अच्छे समझना बात नहीं आप पे, इतनी चीजें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल या आपको कुछ है तो आप बताना इसको अच्छे से। प्राइमरी के अंदर यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज जो हमने उसको फीड किया, उसको दिया, इसके अंदर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल करंट है, तो क्या होगा, करंट चेंजिंग करंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कॉइल के। अगर कॉइल इस तरह से है, देखो कॉइल ये ऐसे है, ऐसे, तो कॉइल में करंट भी इस तरह होगा, तो अंगूठा का है, अंगूठा किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी, ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट चेंजिंग है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो ऊपर की साइड जा रहे थे वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, यहाँ का बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हुआ फिर से कि इसका सर्किट में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, करंट नेग्लिजिबल है, तो दूसरी फैक्टर ये आया कि जितना आपने इसको सोर्स वोल्टेज दिया ना उतना ही, देखो इसके साथ तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, लेकिन क्या करंट चेंजिंग होगा तो इस कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। जिस कॉइल के अंदर क्या आपने ये सेल्फ इंडक्शन नहीं पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक कॉइल है, ये कॉइल है ना, और यहाँ पे कोई भी एक बैटरी लगा दें और इसको हम करंट को चेंज करते हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर सर्किट का अगर करंट बढ़ता है तो इस कॉइल के अंदर भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट अपोजिट होगा अगर ये करंट बढ़ता है, और इसमें करंट अगर घटता है तो इसके साथ सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस भी तो था ना, तो यही तो यहां भी है कि इतना इतना हिस्से में सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा कि जो सोर्स वोल्टेज आप इसको दे रहे हो उसके कारण इसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और सर्किट में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लॉस नहीं होगा वोल्टेज का। तो जितना आप सोर्स वोल्टेज आप इसको दे रहे हो प्राइमरी को, उतना ही इसके अंदर आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना आपका सोर्स ईएमएफ होगा उतना ही क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सब किसके कारण हुआ, ये सब इन दोनों के कारण हुआ, रेजिस्टेंस नहीं है और करंट नेग्लिजिबल है, तो जितना आप सोर्स वोल्टेज आप उसको दोगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर मैंने कहा फ्लक्स यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ उतना ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इतना यहाँ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इन दोनों कॉइल के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, हम गैप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो फ्लक्स लीकेज होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो आइडियल है। तो जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हुआ उतना फ्लक्स यहाँ भी चेंज हुआ, बात क्लियर। फिर क्या होगा, इस सर्किट का भी करंट और इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितना इंड्यूस्ड वोल्टेज यहां डेवलप होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज इसके अंदर डेवलप हुआ ES, उसी का अमाउंट, वही अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा सोर्स, क्योंकि ये सोर्स किसको मिल देगा, वो फ्रीज को, एसी को देगा ना। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो आपको यहाँ पे मिल रही है ना सेकेंडरी के थ्रू, इस कॉइल के थ्रू, उतनी ही वोल्टेज आपको मिल जाएगी आउटपुट के थ्रू, क्योंकि आप इंड्यूस्ड का यूज थोड़ी कर सकते हो, इंडक्शन फिनोमेना कहां यूज कर सकते हैं आप, इंडक्शन फिनोमेना का यूज यहां हुआ, इसके कारण यहां से यहां पे हुआ, तो आपको वोल्टेज मिली ना इसको, तो दिस इज द सोर्स वोल्टेज। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज और ये सोर्स वोल्टेज तभी इक्वल हो सकती है जब ये दो फिनोमेना हो, सर्किट आइडियल सर्किट हो, आइडियल सर्किट हो, ठीक है। तो ये आइडियल सर्किट मींस आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सभी चीज मैं आपको बता रहा हूं या समझा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे बात आपको इसमें पहले तो 3 पॉइंट लिखेंगे जो हमको डिटेल बताए, सारे जो पॉइंट बताए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो से देखें, अच्छे से सुने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप उसको करना है आपको, ठीक है। तो आप इसमें थ्योरी में छोटी सी लाइन क्या लिखोगे, भी थ्योरी आ जाए पेपर में, ऐसे 2-3 पेज भर जाए इसमें लिखने में, तो आप क्या लिखना, आप सीधा सा लिखना, इफ द करंट इन प्राइमरी सर्किट चेंज then magnetic flux across the primary circuit as well as secondary circuit is changed through the same amount। कि प्राइमरी सर्किट में चेंज होने से, करंट चेंज होने से प्राइमरी सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा, उतनी अमाउंट में सेकेंडरी सर्किट में भी फ्लक्स चेंज होगा, उतनी अमाउंट में, जितनी अमाउंट में यहाँ इंड्यूस्ड वोल्टेज ना सोर्स वोल्टेज था उतनी अमाउंट में यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, जितना इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंडरी में होगा उतना ही सोर्स वोल्टेज हमें मिलेगा आउटपुट में।
आपको ये बात लिखनी है, इससे फालतू नहीं लिखनी है। हो सकता है आपको नोट्स में कम मिले, लेकिन ये बात आप ऐड कर लेना अपनी तरफ से जरूर, ठीक है। तो ये बात होगी इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में कितना आया और सेकेंडरी में कितना आया, बताओ। ये मिटा दो, देखो induced EMF in primary circuit. Primary circuit. This is equal to EP और वो क्या कहलाती है? This is N d phi by dt होती है ना। तो यहाँ पे क्या चीज है? टर्म्स। तो ये आ जाएगा NP d phi by dt, NP d phi by dt। क्लियर? अब माइनस लगाओ, क्योंकि फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईपी इक्वल टू बनेगा माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। और इतना ही वोल्टेज मैंने क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर है? सोर्स वोल्टेज के, इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ईपी। ऐसे ही आप निकाल दो किसका? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी एंड अक्रॉस सेकेंडरी। सेकेंडरी के अक्रॉस हो जाएगा ES एंड दैट इज इक्वल टू माइनस NS d फाई बाई dt, और इतना ही हमें मिल जाएगा ES। आप इतना कह सकते हो EP में ये प्लस आ जाता है, सोर्स हमेशा इंड्यूस्ड का अपोजिट होता है, ये प्लस आ जाता है, याद रखना बात हमेशा ना। इंड्यूस्ड में नेगेटिव होता है, सोर्स में प्लस होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड सोर्स से अपोजिट होता है। दिस इज ओके। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लें। ES बाई EP क्या आएगा? ES बाई EP बताएं। NS बाई NP, और क्या बनेगा? और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का रेशियो कहलाता है K, और K होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको माना नंबर सेकेंड, जिसको माना नंबर थर्ड। Where K is called transformation ratio। ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। Where K is called transformation ratio। ठीक है, ठीक है बेटा। तो K की वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगी? K की वैल्यू वेरी करती है 1 to 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक मिनट बेटा बताऊंगा आपको सभी, आप इसको नोट करने का। तो ये आया वोल्टेज का रेशियो और टर्न्स का रेशियो। तो टर्न्स का रेशियो होता है K के इक्वल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप अप के लिए अलग होती है, स्टेप डाउन के लिए अलग होती है। तो दूसरी बात अब चलते हैं, आपको मैंने बताया कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? 100%। मतलब जिसकी इनपुट और आउटपुट पावर कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं होती है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब क्या हुआ? दैट इज इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा इक्वल होंगी। इनपुट पावर का मतलब वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा EPIP, और आउटपुट पावर बन जाएगी ESIS। ES बाई EP का क्या रेशियो बना? ES डिवाइड बाई EP, उसका रेशियो बना IP डिवाइड बाई IS। इक्वेशन नंबर 4। अब आप इस फॉर्मूले से आप देख पाए होंगे एक बात, क्या? ESIS EPIP, मतलब यहां पे दैट इज
E is inverse to current। जैसा कि शुरुआत में आपको बता रहा था मैं कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को अगर बढ़ाता है तो करंट को उसी प्रोपोर्शनल में कम करता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये आपसे प्रूफ करवा सकता है, पूछ सकता है कि भाई प्रूफ करो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फिर आपको ये करने के बाद आपको एक पावर कांस्टेंट करके दिखा देना है और ये वोल्टेज इनवर्स टू करंट आ जाता है। ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ाता है। क्लियर? अब एक फॉर्मूला बना दो जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। दो तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर एक फॉर्मूला बना दे इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन करके। तो फ्रॉम 3 एंड 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बनेगा फॉर्मूला, वो देखें बेटा। थ्री थी हमारे पास NS या ES बाई EP, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू K था। और ये ES बाई EP किसके इक्वल आया, IP बाई IS के। तो हम इक्वल टू कर सकते हैं IP बाई IS। ठीक है, NS बाई NP को K करके हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वल टू रख देते हैं IP बाई IS के। ठीक है, और उसका K की वैल्यू आ गई। तो बेटा रेशियो आया, तो एक फॉर्मूला बनता है, न्यूमेरिकल बनता है आपका इसके ऊपर, और आपको क्या कहेगा इनमें से कोई भी, ये दो दे देगा, कोड दे देगा, ये पूछ लेगा, या ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछ लेगा। तो एक न्यूमेरिकल इनमें बनेगा जो बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाएंगे। एनसीईआरटी में है ऐसे न्यूमेरिकल्स, आप उसको निकाल लेना। तो एक तो इसके ऊपर बनेगा। अब आप वापस आ जाते हैं, K को डिफाइन करते हैं एक बार, K के बारे में बताते हैं कि K की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, किसके लिए क्या होती है। तो पहले बात करते हैं फॉर द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 क्या मतलब बना, K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, NS ज्यादा होगा NP से। न्यूमरेटर सारी वैल्यू ज्यादा होंगी डिनोमिनेटर से, तो NP कम होगा NS से, मतलब टर्न बढ़ गए। तो ES भी ज्यादा होगा EP से, ES भी ज्यादा होगा EP से, बट करंट कम होगा। है ना, प्राइमरी करंट ज्यादा आएगा, सेकेंडरी कम हो जाएगा, आउटपुट करंट कम होगा टर्न बढ़ने से, वोल्टेज बढ़ने से। तो ये फैक्टर है स्टेप अप में, जो आपको मैंने ये तो बताया था, यहां प्रूफ हो गया कि ऐसा होगा। अब बात आती है स्टेप डाउन की, उल्टा कर दो। फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू होती है लेस देन 1। उल्टा करते हैं सभी, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा हो गए, सेकेंडरी में कम हो गए, वोल्टेज प्राइमरी में ज्यादा हो गया, सेकेंडरी में कम होगा, करंट प्राइमरी में कम होगा, सेकेंडरी में ज्यादा आ जाएगा। तो ये स्टेप अप हो गए, ये स्टेप डाउन हो गए। इसमें K की वैल्यू को हमने दिखा बता दिया है कि K की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट इसके अंदर एफिशिएंसी, वर्किंग की अगर बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो सीधा करता हूं, एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी का सिंबल होता है नीटा। और किसी की भी एफिशिएंसी पावर के टर्म में निकाल लें, चाहे एनर्जी के टर्म में निकाल लें, तो पावर के टर्म में होती है बेटा आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। और ये आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होती है, परसेंटेज में। तो अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ
तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो हमारे पास क्या आई थी बेटा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% आई थी ना बड़ी। तो जब 100% कब आ सकती है, जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होंगे तभी तो आएगी। तो इनपुट पावर और आउटपुट बराबर थी आइडियल के लिए, तो ये हो गया 1, तो 1 into 100 क्या बना, 100%। तो किसी भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हमेशा 100% होती है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर उसकी एफिशिएंसी 80 to 90% तक होगी, वो भी बेस्ट ही होता है। अगर सभी लॉसेस हटा दिए जाए तो 80 to 90% बचता है, तो भी वो बहुत अच्छा होता है माना जाता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला बना ले, क्या बनेगा, आउटपुट पावर होती है ESIS, इनपुट पावर होती है EPIP, और बाई परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, या ये बना दें और उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बनेगा, वोल्टेज इक्वल टू I into R, तो इसका I IP है, IS है, रेजिस्टेंस RL लिखा है, RL लिख दे, इनटू में IS डिवाइड बाय इसका वोल्टेज I into R और इनटू IP, क्या बना, दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर S इंटू RL, I स्क्वायर P इंटू RP। ऐसे फॉर्मूले चीजें बढ़ाते चले जाओ, वोल्टेज भी बना सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस बनाया ना ऐसे वोल्टेज भी बना सकते हो I को V by R करके। ठीक है, तो कोई बन सकता है इसमें, तो ये होगी उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर का भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक इसी के साथ जुड़ के आता है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रांसफॉर्मर है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, मिटा एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। और सबसे पहले एनर्जी लॉस की हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था फ्लक्स का, बताया था ना कि आइडियल में फ्लक्स सेम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी की बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉस कह सकते हैं आप। तो वो क्या है, फ्लक्स लीकेज का मतलब ये कहेंगे उल्टा कि देयर जो फ्लक्स लीकेज होता है ना, सॉरी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो फ्लक्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में सेम अमाउंट बोला था हमने, लेकिन सेम अमाउंट होता नहीं है। देयर इज सम फ्लक्स इज लीकेज, फ्लक्स लीक जरूर होता है। तो उस फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, सभी पढ़ेंगे हमें लॉस है, मिनिमाइज कैसे करें। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, मिनिमाइज करने के लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करना। एक नया ट्रांसफॉर्मर बताता हूं, पेपर में आया था कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर बना लो जिसमें फ्लक्स लीकेज कम से कम है, तो वो बनाए। तो कैसा बनेगा, वो बनता है इस तरह से, जिसमें जो कॉइल्स होती है ना, कॉइल्स वो एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट कर दो आप। ये सीट, एक सीट, दो सीट, तीन सीट, ऐसी सीट रखते चले जाए। ये बाहर का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये अंदर का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे एक सीट इधर, यहाँ ऊपर, फिर उस पे सीट रखते जाओ, इस पे सीट रखते जाओ सेम अमाउंट में से। फिर इनमें आपस में क्या कर दो, इस जगह पे अंदर से कोर होती, खाली होती है सीटें, इसको ऐसे, और इसी को ही यानी तो हो जाएगी प्राइमरी और इधर हो जाएगी सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट आप इस तरह से बनाओगे, ये प्राइमरी हो जाएगी और ये सेकेंडरी हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, फ्लक्स को लीकेज को कम करने के लिए कि कोइल्स, प्राइमरी कोइल्स एंड सेकेंडरी कोइल्स आर वाउंड वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर वाउंड कर दें तो अपने आप फ्लक्स लीकेज कम से कम होगा। पहला लॉस। दूसरा लॉस होता है आयरन लॉस। अब बोलिए आयरन लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर। एनर्जी लॉस होना आयरन कोर में हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होना, वो आयरन लॉस है। कैसे मिनिमाइज करें, यूजिंग ऑफ द
किस कारण हुआ? एडी करंट के कारण, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट के कारण होता है आयरन लॉस। तो आप एडी करंट को कम करने के लिए बताया था शुरू में टॉपिक में कि आप वी आर यूजिंग थिन आयरन शीट्स एंड प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड इंसुलेट फ्रॉम ईच अदर, कम हो जाएगा। तीसरा होता है कॉपर लॉस। एनर्जी लॉस इन द कॉपर कोयल्स। ये कॉपर जो कोयल है, ये कॉपर जो कोयल है, कॉपर कोयल प्राइमरी और सेकेंडरी। इन कॉपर कोयल के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स हैं, जो एनर्जी लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कॉपर कोयल्स, ठीक है, कॉपर लॉस हो गया। मिनिमाइज कैसे करें? मिनिमाइज करने का है भाई हमें करंट को रेजिस्टेंस को कम से कम करना है। रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं? वायर को मोटा यूज करके, थिक वायर यूज करके, क्योंकि आपने पढ़ा था ना R इक्वल टू रो L बाई A। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का, रेजिस्टेंस एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा वायर का उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वी यूज थिक वायर्स, थिक वायर यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम से कम होगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा हीटिंग इफेक्ट उतना कम होता है। तो आप थिक वायर्स, जो कॉपर की वायर्स होती हैं, जो कोयल आप देखेंगे ना, तो मोटी मोटी वायर्स होते हैं, मोटे वायर्स होते हैं वहां पे, कॉपर लॉस। फिर नंबर 4 हिस्टेरिसिस लॉस। आपसे ना नाम से भी पर्टिकुलर पूछ सकता है कि उस लॉस के बारे में बताओ क्या है, या फिर आपसे कह सकता है राइट एनी टू लॉस, तो फिर आप कोई भी नाम तो बता सकते हो। हिस्टेरिसिस लॉस, आपने हिस्टेरिसिस पढ़ा होगा, याद होगा मेरे ख्याल से इतना तो, कि आपने एक IS लूप पढ़ा था ना, इसे IS करो था नहीं, तो उसके अंदर क्या था करो में? बाय द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअसली, मैग्नेटाइज होना, डीमैग्नेटाइज होना किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को, तो वहां पे एक एनर्जी का लॉस होता है। तो सेम ऐसे इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर कभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है करंट, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो कभी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन देयर इज एनर्जी लॉस। हाउ कैन वी मिनिमाइज? बाय यूजिंग ऑफ आयरन कोर। जैसे कि एसी जनरेटर में आयरन कोर थी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आयरन कोर थी, उसके कारण क्या हुआ था, वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो मैग्नेटाइजेशन को और डीमैग्नेटाइजेशन को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, वो एनर्जी को लॉस नहीं होने देता है। हिस्टेरिसिस लॉस आपने पढ़ा था ना भाई, 2 लूप पढ़ाए थे हमने, एक तो नैरो लूप पढ़ा था, एक लार्ज लूप पढ़ा था। स्टील का क्या बना था, एरिया ज्यादा, और इसका क्या बना था, कम। याद करें एक बार। तो हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द लूप पे। तो एरिया ऑफ द लूप आयरन का पतला बनता है, कम बनता है, तो हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होता है। ये टॉपिक हिस्टेरिसिस में करवाया था मैंने आपको, यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेट्स में, ठीक है। और एक चौथा 5वां नेग्लिजिबल है, हमिंग लॉस मींस नॉइज लॉस कह सकते हैं। जब भी एक इंस्ट्रूमेंट अगर आवाज करता है तो वहां पे एनर्जी का लॉस तो होता ही है ना, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो मेन लॉस तो हमारे पास यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, लास्ट टॉपिक ये हो गया सब। अब आते हैं यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के यूज क्या है, वो तो मैंने आपको बता दी कुछ एक, तो कि इट इज यूज्ड इन स्टेबलाइजर एंड स्टेबलाइजर इज यूज्ड इन एसी, टीवी, फ्रिज, किसी में यूज कर सकते हैं। एंड मेन यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज क्या? ट्रांसमिशन इन लॉन्ग रेंज, ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये 1 नंबर का नाम से भी क्वेश्चन आता है कि आप ट्रांसफॉर्मर को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में कैसे यूज करते हैं। तो आप विद डायग्राम बना के इसको समझा सकते हैं। डायग्राम हो सकता है नोट्स में ना मिले, यहां बना लें। तो क्या बताया था मैंने आपको कि पहले ना एक सब क्या ले लें, एक जनरेटिंग स्टेशन ले लें। तो भाई मान लो ना एक ये कोयल होगी, कोयल नहीं कोर, सॉरी आयरन कोर। इस कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। ये होगी प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी, ठीक है। और ये हो जाएगी सेकेंडरी, इसमें आप टर्न्स को ज्यादा करें। दिस इज सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में मान लो ये क्या है, जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन।
जनरेटिंग स्टेशन में लेट प्राइमरी है 4000 वोल्ट, तो सेकेंडरी में उसने कन्वर्ट कर दिया 1,32,000 वोल्ट, और इसने कर दिया सप्लाई आगे। फिर ये गया टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स सबस्टेशन। तो उसके बाद में एक कॉइल और बना दें, एक सर्किट और बना के दिखा दें। तो ये सप्लाई आ रही है, अब यही सप्लाई ये बनेगी। अब ये क्या बनेगा, प्राइमरी, और यहां पे बनेगा सेकेंडरी, ये बन जाएगा सेकेंडरी। और ये क्या है, सबस्टेशन। यहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसने कितना किया, 1,32,000 से कन्वर्ट कर दिया 11,000 वोल्ट में। फिर इसमें आगे सप्लाई और होगी, आगे एक और सप्लाई होगी, तो एक और यहाँ पे बना देते हैं अपना टाउन, टुवर्ड्स टाउन। ये अपना टाउन है, यहाँ पे अपना घर लगा लो, आपका टाउन लगा लो, आपका कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यह क्या होगा, ज्यादा यहाँ पे है ना, और इसमें तो और भी कम, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर लेना कंपेयर टू इसके, और इसमें कम कर लेना और भी। समझ गए होंगे आप, कर लेना छोटे, ठीक है। इसमें का टर्न्स बढ़ा देना, इसमें टर्न्स को कम कर देना। तो यहां जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी 220 वोल्ट। तो ये क्या है हमारा टाउन, टुवर्ड्स टाउन। ये क्या है, स्टेप डाउन। डायग्राम से बना लेंगे दी बेस्ट है, आप एक पेज में इसको अच्छे से बना दें। और भाई थ्योरी में लिखो तो आपकी मर्जी है, आप क्या कहोगे कि जनरेटिंग स्टेशन पे वोल्टेज डेवलप हुई, बना रहे हैं 4000 वोल्ट से 1,32,000 तक बढ़ा दिया स्टेप अप ने। फिर वो टुवर्ड्स सबस्टेशन गई, उसने क्या किया 1,32,000 से कन्वर्ट कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने 11,000 में, वहां से टाउन में गई, टाउन में 11,000 वोल्टेज 220 में कर दिया स्टेप डाउन में। इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हजारों किलोमीटर दूर हम किसी भी लगातार ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है बेटा, तो आप इसको थ्योरेटिकल या आप इसको विद डायग्राम ऐसे आप इसको समझा सकते हैं। थैंक यू, बाय बेटा।